नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि हमारा बीपीएससी मेंटर्स नाम से जो चैनल हमने शुरू किया है टू क्रैक बीपीएससी प्रीलिम्स इन 60 डेज़, ये आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। और उसी की श्रृंखला में आज हम सेकंड क्लास शुरू कर रहे हैं जो कि फ़िज़िक्स से ही रिलेटेड होगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं सेकंड क्लास आज की। तो हम शुरू करते हैं आज सेकंड अपना चैप्टर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्केल। पहला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। ये मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर। इसमें जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ये है कि हाइग्रोमीटर जो है वो हम यूज़ करते हैं ह्यूमिडिटी या आर्द्रता मेजर करने के लिए, जो कि अपना आंसर बी ही होगा यहाँ पे। और यहाँ पर क्या होता है? पायरोमीटर। पायरो मतलब कि क्या होता है? गर्मी। पायरोमीटर मतलब कि गर्मी को मेजर करने के लिए होता है, टेम्परेचर। लैक्टोमीटर क्या होता है? दूध की शुद्धता नापने के लिए होता है। हाइड्रोमीटर पानी का लेवल नापने के लिए होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। हाइग्रोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ह्यूमिडिटी इन द एयर। तो क्या हो गया अपना आंसर? हाइग्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में भी बता रहे हैं, जो क्या चीज़ होती है वो अपना यूज़ होता है टू मेजर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट ओवर स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ईएम स्पेक्ट्रम होती है, उसमें कहाँ से कहाँ तक लाइट की इंटेंसिटी है या उसकी प्रॉपर्टीज़, उसको मेजर करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर होता है। यूडियोमीटर जो है एक लैबोरेटरी डिवाइस है जो कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ गैस मिक्सचर को मेजर करने के लिए होता है, उसकी फ़िज़िकल और केमिकल चेंज के लिए। हमें ये ध्यान रखना है, ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर, टेम्परेचर मेजर करने के लिए पायरोमीटर, लैक्टोमीटर दूध के लिए है, स्पेक्ट्रोमीटर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए है, और ईओडियोमीटर जो है वो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ गैस मिक्सचर है। तो ये अपना पहला सवाल हो गया। दूसरे सवाल की तरफ चलें। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्केल्स सोनार टेक्नोलॉजी यूजेस। सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो कि समुद्र में हम यूज़ करते हैं। शिप से जब हम सोनार डिवाइस से नीचे की तरफ, शिप से नीचे की तरफ हम जब भेजते हैं वेव्स, तो उससे हमें समुद्र की गहराई मेजर करने में आसानी होती है। तो ये बोल रहे हैं कि वो किस चीज़ के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्केल सोनार टेक्नोलॉजी यूजेस। तो वो किस लिए यूज़ होता है? तो यहाँ पे हमें जो बताया उसने कि टेक्नोलॉजी है जो कि एक्सप्लोर करते हैं मैप करने के लिए ओशियन को, कि वो ओशियन में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं या फिर उनकी गहराई क्या है। तो ये टेक्निक यूज़ करती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती है? हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स होती है। और जो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स कितनी होती है? ग्रेटर दैन 20 किलो हर्ट्ज़। ये सवाल आ सकता है, इस बार पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बीपीएससी 2024 का है और अभी भी इसके आने की संभावना है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज़ होती है। तो यहाँ पर एक्सरेज, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, नन ऑफ दी अबव आ जाएगा, क्योंकि हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं उसको? ओशियंस को मैप करने और एक्सप्लोर करने के लिए। अब ये तीसरा सवाल, ये तो शायद ना ही आए। डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, ये सभी को पता है, 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम इज़ इक्वल टू, पिकोग्राम क्या होता है? 10⁻⁻12 ग्राम। छोटे से सवाल हैं, देख लेते हैं। मिलीग्राम, मिली ग्राम हो गया 10⁻³ माइक्रो हो गया 10⁻6, पिको हो गया 10⁻12, फेम्टो हो गया 10⁻15। ग्राम ले लीजिए, लीटर, किलो लीटर ले लीजिए, डिस्टेंस ले लीजिए, मीटर में सब आ सकते हैं उसमें। पांचवा सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट को पढ़ना ज़रूरी है। वोल्ट मीटर क्या चीज़ यूज़ करता है? वोल्ट मीटर से हम क्या मेजर करते हैं? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ही हम क्या कहते हैं? वोल्ट भी बोलते हैं, ईएमएफ होता है। तो ये अपना वोल्ट मीटर जो हो गया, वोल्ट मीटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आमीटर ऑब्वियसली करंट। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इज़ यूज टू मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट और इट्स फंक्शन। स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट के लिए है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है वो ओम मीटर से मेजर होता है। तो यही जो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है, ये किससे हम मेजर करते हैं? ओम मीटर।
गैल्वेनोमीटर गलत है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कारण क्या है, नॉट लगा हुआ था यहाँ पे। इसके बाद थोड़ी सी और हम आगे बढ़ें। 6th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट मैच। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। करेक्ट मैच के बारे में कह रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ऐसा नहीं होता है। मैकेनिकल एनर्जी जो वो घूमता है जो इलेक्ट्रिक मोटर, तब हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, उल्टा लिखा हुआ है। सेफ्टी फ्यूजेस क्या होती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उस हीटिंग इफेक्ट को रोकने के लिए होता है सेफ्टी फ्यूजेस, ताकि वो मतलब कि पूरे के पूरे सर्किट में आग ना लग जाए। इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये भी मतलब कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। डी में देखिए, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये लग रहा है, और ये जो है ये बी और सी इसके करेक्ट पार्ट लग रहे हैं। आगे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ मशीन दैट यूजेज इंटरैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी into mechanical energy. Electric energy into mechanical energy. A fuse is a safety device that uses the heating effect of an electric device to protect electric appliances from damage. And उसके बाद फिर क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हेंस ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। मोर देन वन, क्योंकि ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये भी करेक्ट है। एनर्जी के बाद फिर मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करवाते हैं, तो इसीलिए डी अपना आंसर करेक्ट है। 7th, व्हाट डज एन ऑडियोमीटर मेजर। ऑडियोमीटर क्या होता है, साउंड मेजर करते हैं, साउंड। ऑडियो मतलब साउंड। आंसर इसका डी होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड बाय ऑडियोमीटर। सिमिलरली हार्ट रेट इज मेजर्ड बाय स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से क्या मेजर करते हैं, हार्ट रेट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या मेजर किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से। ऑल्टीट्यूड ऑल्टीमीटर से। टाइम इन इज़ मेजर्ड इन अ क्लॉक बाई। टाइम किस में हम मेजर करते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ये साइंटिफिक वे में क्वार्ट्ज क्रिस्टल से हम मेजर करते हैं। ये देखिए, टाइम इन वॉचेज इज़ मेजर्ड बाई क्वार्ट्ज क्रिस्टल। द क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज़ यूज्ड इन वॉचेज इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्वार्ट्ज क्रिस्टलिस इज़ पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल। पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल के बारे में क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। 9th क्या है, 1 जेप्टो इज़ इक्वल टू सी 10⁻⁻21। 1 जेप्टो इज़ 10⁻⁻21। सिंपल से सवाल है, CDPO 2022 में आया हुआ है। 10th क्वेश्चन क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक। टाइम पीरियड क्या है पेंडुलम क्लॉक का, 1 सेकेंड। द टाइम पीरियड is the time taken to cover one oscillation when the pendulum clock goes from one position to another. It takes 1 second. तो ये हमारी सेकेंड यूनिट जो थी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्केल्स, हमने कर लिया है। इसके बाद फिर और हम आगे बढ़ें, मैकेनिक्स के सवाल कुछ कर लेते हैं। मैकेनिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स यूज़ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के कितने लॉज ऑफ मोशन है, 3 लॉज ऑफ मोशन है। पहला लॉ ऑफ मोशन है कि कोई भी वस्तु अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, स्टैटिक है तो स्टैटिक रहना चाहेगी। लॉ ऑफ इनर्शिया है। सेकंड क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी पे क्या फोर्स लगता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन है। थर्ड लॉ क्या है, जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि आर्चरी में क्या होता है, हम किसी धनुष को पीछे को फेंकते हैं, खींचते हैं तो वो आगे को जाता है। स्पेस रॉकेट में भी क्या होता है कि वो नीचे को थ्रस्ट देता है तभी ऊपर को मुड़ता है। वेंचुरी मीटर क्या होती है उसके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो मोर देन वन ऑफ द अबव तो यहाँ करेक्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एरो के बारे में मैंने आपको बता दिया, रॉकेट के बारे में एक्शन रिएक्शन बता दिया, और उसके बाद फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वेंचुरी मीटर क्या होती है, ये बेर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करता है। सो आंसर डी इज़ करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड। गैलीलियो। ये एक ऐसा सा सवाल है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। सो गैलीलियो री एग्ज़ाम हुआ है, 2021 में आया हुआ है, अच्छे चांसेस आ सकते हैं दोबारा से। क्यों गैलीलियो था, गैलीलियो डिफाइंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अकॉर्डिंग टू हिम द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। आफ्टर द न्यूटन प्रोपाउंडेड द लॉज ऑफ मोशन टू डिस्क्राइब
मतलब कि पहले गैलीलियो ने ही शुरुआत की थी मैकेनिक्स की, उसके बाद फिर न्यूटन ने इसको आगे बढ़ाया था। थर्ड सवाल क्या है, फोर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। क्या है ये? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कैन, देखिए इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है, फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट विद मास टू चेंज इट्स वेलोसिटी विच इंक्लूड्स टू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट और वाइस वर्सा, एक्सेलरेट करने के लिए। चौथा सवाल क्या है, विच व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला टू फाइंड एक्सेलरेशन। ये क्या है, बेस फार्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से इन्होंने क्या किया, a की वैल्यू निकाली है v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। ये देखिए इन्होंने बताया। तो यहाँ पे आंसर क्या है, पहला। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t इज़ टाइम टेकन, a इज़ एक्सेलरेशन। पांचवें सवाल की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एक्सेलरेशन किस तरीके से प्रोपोर्शनल होता है, द f इज़ इक्वल टू एम ए ये होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इन्होंने क्या बोला, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन किस पे है, f इज़ प्रोपोर्शनल टू a, या हम कह सकते हैं a इज़ प्रोपोर्शनल टू f। तो डायरेक्टली फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उस पे प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है। छठे, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन किस पे चलती है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं, ये पानी को साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। डिफ्यूजन जो हवा में ही इत्र या फिर अगरबत्ती की खुशबू यहाँ से वहाँ चली जाती है वो होती है। डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस तो मरीज़ों को दी जाती है जिनके किडनी में इश्यूज़ होते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ द आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वॉशिंग मशीन किस पे चलती है, सेंट्रीफ्यूगेशन में। रिएक्शन फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल मतलब कि जो सेंटर की तरफ जा रही है, बस होज डायरेक्शन इज अपोजिट टू द सेंट्रीपेटल फोर्स। आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द मशीन यूज्ड फॉर क्लॉथ क्लीनिंग, यूज्ड फॉर बटर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मिल्क। आपने देखा होगा कि ये वॉशिंग मशीन जो है पंजाब या हरियाणा के गाँव में, उससे वो लोग दूध से मक्खन भी निकालते हैं। बड़े बड़े वॉशिंग मशीन में कई लीटर दूध डाल देते हैं, उसको चला देते हैं, उससे फिर क्या होता है, मक्खन उसमें से बाहर आ जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल पे चलता है। सातवां सवाल देखते हैं, विच फिजिकल क्वांटिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मोमेंटम क्या होता है, p इज़ इक्वल टू एम वी बताते हैं। इन्होंने क्या पूछा है, c। रेशियो पूछा है मोमेंटम और वेलोसिटी का, तो m इज़ इक्वल टू पी अपॉन वी। तो रेशियो जो है p अपॉन वी है, तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, मास। मोमेंटम क्या होता है, कभी भी जैसे आप देखते होंगे तो बॉल आ रही है क्रिकेटर के पास, तो वो अपना हाथ पीछे को ले जाता है ताकि उसे कम चोट लगे, इन्होंने बताया है। आठवां सवाल, फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट एट कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी पे अगर हम किसी को रखें तो वो क्या होता है, नेट फोर्स। देख लेते हैं। नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन an object at constant velocity is the net force. The state of rest of an object or its motion, the tendency to resist the change in state of rest or motion is known as inertia. ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। नौवां सवाल, बॉल बेयरिंग किस चीज़ आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, किस में स्टैटिक फ्रिक्शन को किस में वो कन्वर्ट कर देते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन में। रोल हो के वो फ्रिक्शन कम होती जाती है, जिससे कि मशीन का वियर एंड टियर कम हो जाता है। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। A goalkeeper in the game of football pulls his hands backwards after holding the ball shot at the goal. This enables the goalkeeper to, ये अभी जैसे मैंने बताया था पहले ही, P इज़ इक्वल टू एम वी, मोमेंटम का ही सवाल है ये। डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये 2022 में आया हुआ है, अच्छे चांसेस हैं कि दोबारा भी आ जाए। When the goalkeeper pulls his hands backwards after holding a ball shot at the goal, he is effectively increasing the time over which the change in momentum occurs. This action helps to reduce the change of momentum and consequently force जो हो जाता है वो कम हो जाता है। इस प्रिंसिपल को और भी क्या बोलते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हैं।
इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हैं। बाकी के सवाल नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये 15 मिनट्स की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है। धन्यवाद। 11th क्वेश्चन क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। सेंट्रीपेटल अपनी फोर्स क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो सेंटर की तरफ खींचता है, टू कीप द बॉडी मूविंग अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये जो कभी भी आ सकता है। ये 2022 का सवाल है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर मोशन इट एक्सपीरियंसेस एन इनवर्ड फोर्स, अंदर को जाता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। द फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये अगर आपको याद ना भी हो तो बस इस चीज़ को ध्यान रखें कि वो एक सर्कुलर पाथ पर जो चीज़ घूम रही है उसको स्टेबल रखती है। 12th क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्स फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी से हीट एनर्जी जब में बन रही है तो ये फ्रिक्शन की वजह से बनती है। पोटेंशियल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, जी नहीं। केमिकल एनर्जी तो कहाँ से आ गया? मोर देन वन। तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट जो हो रही है वो इसका आंसर है। 13th क्वेश्चन, 13वां सवाल। A bus is moving along a straight path and takes a sharp turn to the right side. Suddenly the passengers in the bus will, वो क्या हो जाएगा कि अगर बस जो है राइट को मुड़ रही है तो पैसेंजर दूसरी साइड में लेफ़्ट की साइड मुड़ जाएंगे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। When a bus is moving straight and suddenly takes a sharp right turn, passengers inside experience a curious phenomena. Bus turn जो होता है कवर पोर्शन, तो closest to the bus floor is seen to be pulled towards the right. सेंट्रीपेटल फोर्स अपर होता क्या है? जो नीचे का पोर्शन है वो राइट को मुड़ रहा है। जैसे हम जो बैठे हुए हैं तो जो हमारी सीट के साथ कांटेक्ट में जो बॉडी है वो राइट को मुड़ रही है, उसको मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए अपर पोर्शन जो होती है वो लेफ़्ट की तरफ चली जाती है। ये इसका था। 14वां सवाल देखें। बॉडी जो है मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो कौन सा चीज़ कांस्टेंट रहेगा? काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। When a body is moves at a constant speed in horizontal circle, its kinetic energy remains constant as mass and speed remain constant. Velocity तो पल पल चेंज होती जा रही है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कॉमन रहती है। क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होती जा रही है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। 15th, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज़ प्रेजेंटेड बाय विच साइंटिस्ट? एल्बर्ट आइंस्टाइन। कभी भी पूछा जा सकता है। 16वां सवाल। इफ़ अ फोर्स इज प्रेजेंटेड इन न्यूटन्स एंड डिस्टेंस इन मीटर्स देन द वर्क एक्सप्रेस्ड किस में होता है? जूल। वर्क हमेशा जूल में होगा, जूल में होगा। ये देखिए वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वर्क फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स अगर न्यूटन में है, डिस्टेंस मीटर में है, तो ये जूल में होगा वर्क। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क अभी बताया गया जूल है। किसके पीछे रखा गया है? जेम्स जूल के नाम पे। जेम्स प्रेस्कॉट जूल थे साइंटिस्ट, उनके नाम पे रखा गया है। स्केलर क्वांटिटी है। 18th क्वेश्चन। अगर इफ़ अ मास ऑफ अ कार इज़ 1500 kg देन व्हाट वर्क मस्ट बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम 30 km/h टू 60 km/h? ये न्यूमेरिकल है थोड़ा सा। मास जो है 1500 किलोग्राम है, उसके बाद फिर इनिशियल वेलोसिटी 30 km/h है, 5/18 से गुना किया तो मीटर्स पर सेकंड में आ गया। फाइनल वेलोसिटी 60 km/h है, 5/18 से गुना किया तो मीटर पर सेकंड में आ गया। 25/3 और 50/3, तो वर्क कितना हुआ? टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस हाफ mu²। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, हाफ mv² माइनस u²। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आ गए 1,56,250 जूल, जो कि कौन सा वाला है? अपना बी पार्ट है। सो फ्रेंड्स, आज हमने मैकेनिक्स भी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। आशा करते हैं आगे के भी सारे सवाल हम करते जाएंगे और 10 डेज़ के अंदर पूरा का पूरा साइंस का पोर्शन हम फिनिश कर देंगे। धन्यवाद।